वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांटम केमिस्ट्री पॉइंट। ये वीडियो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो चल रही थी। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के 2 टॉपिक कर लिए थे, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड। आज हमारा अगला टॉपिक है एसिड एमाइड। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, और जहाँ तक हो सके आज चैप्टर को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जो भी लास्ट में अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो उसे ज़रूर कमेंट में पूछिए। और इस टॉपिक में आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली एसिड एमाइड। एसिड एमाइड का क्या फॉर्मूला था हमारा? आर CO NH2। ठीक है, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है एमाइड का क्या होता है? CONH2, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एसिड एमाइड ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स है, तीसरा डेरिवेटिव। तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है सबसे पहले कि कैसे बनता है एसिड एमाइड। तो पहला किससे बनता है? एसिड से। एसिड इजी है मेथड, ये वहाँ भी करके हमने उसकी प्रॉपर्टी में। तो एसिड से एमाइड कैसे बनाएंगे? एसिड की रिएक्शन किससे करवा देते हैं? अमोनिया से करवा देते हैं। अमोनिया से जब एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है? यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल निकलता है, ये OH और इसका एक H। तो क्या निकल जाता है यहाँ से? H2O, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और ये जो NH2 बचा वो इधर कंबाइन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ। तो क्या बना देगा? RCONH2, यानी कि एमाइड बना देगा। तो एमाइड बनाने की फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गई। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या करना है? फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड से कैसे बनाएंगे? एसिड एनहाइड्राइड का क्या फॉर्मूला होता है? RCO का होल ट्वाइस O। तो इसको खोल के मैंने बताया था, ऐसे लिखते हैं। इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो C डबल बॉन्ड O है और ये जो ऑक्सीजन है, ये इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। चाहे आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कीजिए, चाहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कीजिए, दोनों में से एक बॉन्ड को ब्रेक करिए। तो ब्रेक करेंगे तो ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाएगा। अब अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे टूटेगा? देखो, अमोनिया को अगर ऐसे लिख सकते हो HNH2। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो H के ऊपर आएगा पॉजिटिव, और नाइट्रोजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट जो होगा वो यहाँ कंबाइन हो जाएगा, और H कहाँ कंबाइन हो जाएगा? और जो ये H है वो O के पास चले जाएगा। तो यहाँ से दो कंपाउंड फॉर्म होंगे, एक तो RCONH2 यानी कि एमाइड फॉर्म होगा, और दूसरा ये जो NH2 बचा, ये जो H पॉजिटिव बचा, ये O के साथ कंबाइंड होकर एसिड फॉर्म कर लेगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो एक एसिड फॉर्म होता है और एक एमाइड फॉर्म होता है, दोनों के एक एक मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके की सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई है एमाइड बनाने की। थर्ड है, इम्पोर्टेंट भी है, देखो क्या किससे बनाते हैं? एल्किल साइनाइड से। एल्किल साइनाइड से किससे बनाते हैं? उसकी रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl। तो क्या कैसे होती है ये रिएक्शन? देखो, ट्रिपल बॉन्ड N है और H2O को आपने कंबाइन करना है, तो H2O को ऐसे लिखना H पॉजिटिव और O, HOH ऐसे करके लिखना। तो C और N में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? N। तो बॉन्ड टूटेगा तो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और C के ऊपर पॉजिटिव, और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड टूट जाते हैं। तो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड टूटने से इसकी भी 2 वैलेंसी कम हो गई और इसकी भी 2 वैलेंसी कम हो गई। तो इसकी 2 वैलेंसी कम हो गई तो C के पास तो O चले जाता है, और बाकी दो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो N के पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव था तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव के पास नेगेटिव। तो इस तरीके से देखो क्या फॉर्म हो गया? RC, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी कम हुई थी, ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी होती है तो ये यहाँ जुड़ गया। N की भी 2 वैलेंसी कम हुई थी तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गए, तो RCONH2 फॉर्म हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो एमाइड फॉर्म हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से एमाइड फॉर्म होता है, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड क्या होते हैं? यहाँ ब्रेक होते हैं। तो इसकी भी 2 वैलेंसी कम, इसकी भी 2 वैलेंसी कम, तो यहाँ पर को कार्बन के पास आता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन आता है। तो इस तरीके से
क्या फॉर्म होता है आपका, एमाइड फॉर्म होता है। ओके, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं फिजिकल और केमिकल। स्टूडेंट देखिए अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी एमाइड की, जो एमाइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है करस्पॉन्डिंग एसिड के कंपेरिजन में। क्यों होता है ज़्यादा? एसिड के पास कौन सा ग्रुप होता है? एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH। इसके पास ऑक्सीजन ग्रुप है और हाइड्रोजन है, तो इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है एसिड में भी, और एमाइड में भी होती है RCONH2। ये होता है एमाइड का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। इसीलिए क्योंकि इसके पास 2 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसीलिए इसके कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है करस्पॉन्डिंग एसिड। मतलब अगर यहाँ पे को CH3COH लिया है और यहाँ पे को आपने लिया है CH3CONH2, तो CH3CONH2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन द कंपैरिजन ऑफ CH3COH ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो मैंने दिखा दिया यहाँ पे को, जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका जो N का इसके पास जो H है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है नियरेस्ट किसी एटम के साथ, और जो ये O है ये O दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही इसका जो ऑक्सीजन एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से ये इसके दो मॉलिक्यूल दो जो एटम है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं एक टाइम पे। तो इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू करस्पॉन्डिंग एसिड। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो सॉल्युबल होता है, ज़्यादा होती है सॉल्युबिलिटी वाटर में। क्यों सॉल्युबल होता है? क्योंकि देखो इसके पास हाइड्रोजन एटम है एमाइड के पास, और ऑक्सीजन एटम भी है, नाइट्रोजन एटम भी है। और जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो ये H2O के साथ क्या फॉर्म कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, चाहे वो ऑक्सीजन एटम से करे, चाहे नाइट्रोजन से, चाहे हाइड्रोजन से। देखो ये एमाइड है, एमाइड का ये ऑक्सीजन एटम है, और इसका ऑक्सीजन एटम H2O के हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। ऐसे ही इसका जो H2O का जो ऑक्सीजन एटम है वो नियरेस्ट किसी एमाइड के हाइड्रोजन एटम के साथ भी क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, इसीलिए ये वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए आप इसको नोट कर लीजिए। ये आ सकता है कि एमाइड क्यों सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो उसके लिए ये छोटा सा नोट मैंने करवा दिया, इससे कर लेना स्टूडेंट। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है इसका नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि एमाइड का नेचर कैसा होता है और क्यों, इसको जस्टिफाई करो कि कैसे नेचर का होता है। तो जो एमाइड का नेचर होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब वो कभी एसिड की तरह बिहेव करता है तो कहीं पर वो बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो जनरली द नेचर ऑफ एमाइड इज एम्फोटेरिक ऑल्दो दे कंटेन, जबकि इसके पास NH2 ग्रुप है। आप कहोगे तो इसके पास तो NH2 ग्रुप और NH2 के पास नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो तो बेस होता है, बिकॉज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर बेस होते हैं। तो क्यों ये एम्फोटेरिक हो जाता है? ये बेसिक क्यों नहीं होता है? तो वो आप देखोगे अभी कि एटम टेक्स पार्ट इन द रेजोनेंस। तो जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेशन के लिए बचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है। सो देयर इज नो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम फॉर द डोनेशन। तो इसीलिए नाइट्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी लोन पेयर नहीं बचता है डोनेट होने के लिए। तो देखो कैसे समझोगे इसे। ये मैंने बनाया है एमाइड का पूरा स्ट्रक्चर RCONH2, और ये नाइट्रोजन के पास के एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। अब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है। कैसे? ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसी टाइम पे को ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो C ये ऐसे टूटेगा तो O नेगेटिव और C पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो बॉन्ड बन गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसकी वैलेंसी कम हुई थी, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया। O के बाद क्या है? नेगेटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3 4 होगी, तो इसलिए यहाँ पर वो पॉजिटिव। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये। तो देखो अब कहाँ बचा? नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है देने के लिए, तो इसीलिए इसका नेचर यहाँ पे को बेसिसिटी इसकी क्या थोड़ी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ये
डोनेट करने के लिए नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है, वो कहाँ चले जाता है, रेजोनेंस में चले जाता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस इसमें क्या आ जाता है, एसिडिक करेक्टर आ जाता है, थोड़ा एसिडिक करेक्टर आता है इसी रेजोनेंस की वजह से। तो लिखोगे सो बट एमाइड हैज सम एसिडिक नेचर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इस रेजोनेंस के कारण एमाइड के पास क्या जाता है, एसिडिक करेक्टर। हम पढ़ते हैं कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उतना ज़्यादा वो कंपाउंड क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जो रेजोनेंस है वो एसिडिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसीलिए ये कंपाउंड में क्या आ जाता है, सम एसिडिक करेक्टर आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो एमाइड है वो एमाइड क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, क्योंकि इसके पास दोनों नेचर है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो बेसिसिटी है थोड़ी, और रेजोनेंस है तो एसिडिटी है थोड़ी। तो एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों होने के कारण ये क्या है, एम्फोटेरिक है। इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं किसी भी एसिडिक करेक्टर या बेसिक करेक्टर को, बहुत ईजी है। पहले कंपाउंड ले लो जिसको जस्टिफाई करना है। माना मैं इसका बेसिक नेचर जस्टिफाई कर दूँ तो मैं इसको बेस लेके चलूँगी, अगर ये बेसिक नेचर का है तो बेस लेके चलूँगी। और जब भी हम बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। तो अगर तुम्हारा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, इस एमाइड की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराने पे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, इसका बेसिक नेचर जस्टिफाई हो गया। तो देखो ये बेस मान के हमने इसकी रिएक्शन के साथ कराई किसी एसिड के साथ। जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब सॉल्ट फॉर्म हो गया। तो RCO प्लस Cl, मतलब ये HCl इसके पास आके जुड़ गया, ये पूरा सॉल्ट फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही इसका एसिडिक नेचर भी जस्टिफाई करोगे, इसको एसिड लेके चलोगे और इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा दोगे, जैसे NaOH ले लें तो उसका भी सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसका एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका एसिडिक नेचर भी जस्टिफाई करवा देती हूँ। ओके, तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए अभी हमने जस्टिफिकेशन ऑफ बेसिक नेचर किया था, उसका ही जस्टिफिकेशन ऑफ एसिडिक नेचर का भी जस्टिफिकेशन कर दो, मैंने बताया। इसको क्या लेना पड़ेगा, फिर अगर हम एसिडिक नेचर का जस्टिफिकेशन करें तो इसका नेचर कैसा लेना पड़ेगा, एसिड। तो अगर ये एसिड है तो इसकी रिएक्शन के साथ कराएंगे, फिर बेस के साथ। तो NaOH के साथ करा दिया और क्या फॉर्म हो गया, हमारा सॉल्ट फॉर्म हो गया। तो देखो ये जो Na है वो तो यहाँ अंदर आके जुड़ गया और OH बाहर से, तो प्लस माइनस यानी कि सॉल्ट फॉर्म कर दिया। तो इस तरीके से आपने इसका एम्फोटेरिक जो नेचर है एमाइड का वो आपने डिफाइन किया कि इस तरीके से ये एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है, और उसके लिए उसको जस्टिफिकेशन के लिए दो एग्जांपल भी दे दिए। तो अगर एमाइड का एम्फोटेरिक नेचर कैसे होता है ये आता है क्वेश्चन, या एमाइड का नेचर बताओ ये आता है, तो ये पूरा करके आएंगे और पूरा एग्जाम्पल के साथ कैसे होता है और उसका जस्टिफिकेशन भी दे के आएंगे। अब हम अगली प्रॉपर्टी करते हैं इसकी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे एमाइड पे। तो अगर हम इसको हीट करवाते हैं P2O5 के बेस में, अगर एमाइड को हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है एमाइड में से, एमाइड का डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। कैसे होगा, देखो यहाँ से O और यहाँ से 2 H, तो ये H और O क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O। अब इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी कम हो गई और नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी कम हो गई, तो यहाँ पे को डबल बॉन्ड लग जाएगा, एक बॉन्ड पहले से है तो डबल बॉन्ड लग जाएगा, यानी कि टोटल ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो RCN क्या बन गया, एल्किल साइनाइड, ठीक है। तो इसलिए एल्किल साइनाइड बन जाता है। तो अगर आपसे ऐसी कोई फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आता है कि एमाइड से एल्किल साइनाइड कैसे बनाए, तो P2O5 की प्रेजेंस में उसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप इसका डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। थर्ड है रिएक्शन विद HONO, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। पहले तो नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, जब हम सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो NaCl निकलता है और यहाँ से HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड बनता है। फिर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करानी है एमाइड के साथ, तो एमाइड की रिएक्शन जब हम नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो देखिए RCO और इसका O और H, ये यहाँ आकर के RCOH एसिड बना देते हैं, ठीक है। इधर आकर के एसिड फॉर्म कर लेते हैं और N और M मिलके N2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है और बाकी इसमें एक ऑक्सीजन बचा और 2 ये हाइड्रोजन बचे, तो ये H2O रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ RCOH N2 और H2 ये बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं एमाइड की तो एसिड फॉर्म हो जाता है।
ये होगी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ है रिडक्शन कि रिडक्शन, अब मैंने रिडक्शन पहले भी इससे पहले वाले में भी बताया था, जब हम एसिड एनहाइड्राइड कर रहे थे और एसिड हैलाइड कर रहे थे तो रिडक्शन करते हैं, वहाँ भी हमने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी रिड्यूसिंग रिएजेंट जो भी मैं करवा रही हूँ रिएजेंट याद रखिएगा, क्योंकि रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको प्रोडक्ट बनाना होगा वहाँ पर को। तो रिएजेंट क्या है और उसका क्या वर्क है और वो क्या फॉर्म करता है, कितने हाइड्रोजन देता है, उसको आप याद रखना। जैसे यहाँ पर को पहला हमने रिड्यूसिंग एजेंट ले रखा है Na(C2H5OH), ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बनिक कंपाउंड का, और ये कैसे रिड्यूस करता है देखो, Na(C2H5OH), तो ये क्या करेगा, आप C डबल बॉन्ड और कार्बन कंपाउंड का है तो इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, और इसको कैसे रिड्यूस करता है कि ऑक्सीजन को भी निकाल देता है। तो किसके फॉर्म में निकालेगा, यहाँ से, और इसका काम क्या है, H देना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो हाइड्रोजन देते हैं, तो ये H देगा, तो ऑक्सीजन को निकालेगा तो H2O में निकालेगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ H2O, तो H2O निकालेगा, ये ऑक्सीजन गया और दो H2O निकल गए। अब इस कार्बन की वैलेंसी दो कम हो गई, तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, ठीक है। तो रिडक्शन हो गया इसका, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों के दोनों रिडक्शन कहलाता है। यहाँ से ऑक्सीजन निकला और उसके क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गए, तो देखो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। यहाँ पे कोई H और दो H किसके रूप में निकले हैं, H2O के फॉर्म में, तो टोटल कितने H यूज हुए हैं, 4, तो 4H इसके नीचे लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसी का दूसरा एग्जांपल मैंने R की जगह वैल्यू रख दी C2H5, तो C2H5 CONH2, वही रिएजेंट लिया सेम, तो इसने C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करा, O निकाला, यहाँ पे दो H रख दिए इसके बदले में, क्योंकि दो वैलेंसी कम हुई थी तो दो H रख दिए, तो और वहाँ पर और जो O है वो H के साथ कंबाइन होकर H2 के फॉर्म में निकल गया, तो टोटल 4H यूज हुआ। तो इस तरीके से हमने इसका क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो रिडक्शन का पहला था कि हमने आपको Na(C2H5OH) लिया। ऐसे दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो पिछले वाली रिएक्शन में भी लिया था, पहले वाले टॉपिक में LiAlH4, तो वो देखो वो कैसे काम करता है। तो याद रखना, जो आपका Na(C2H5OH) है वो एमाइड को देखो फर्स्ट डिग्री एमीन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एमाइड को फर्स्ट डिग्री एमीन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, तो Na(C2H5OH), जो ऑक्सीजन को भी रिमूव कर देता है। तो क्योंकि LiAlH4 ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करता, वो उसको रिड्यूस, यहाँ पे को भी हाइड्रोजन ले आता है, तो इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, जबकि ये तो ऑक्सीजन को ही बाहर निकाल देगा, तो इसीलिए यहाँ पे को एमीन फॉर्म हो जा रही है। तो अगर आपको एमाइड से एमीन बनानी है तो आप Na(C2H5OH) का यूज़ करेंगे। वहीं आपको अभी आप देखोगे कि LiAlH4 कैसे वर्क करता है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हमारा LiAlH4, एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका काम भी क्या है, रिडक्शन करना है कार्बन कंपाउंड का। तो ये जो C डबल बॉन्ड O का डबल बॉन्ड है इसको रिड्यूस करता है और यहाँ से NH2 को भी रिड्यूस कर देता है। तो C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो O की भी वैलेंसी कम होगी, कार्बन की भी, तो एक H कार्बन के पास आएगा, एक ऑक्सीजन के पास आएगा। सिंपली ये LiAlH4 एमाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो देखो एक H इधर एक H इधर आ गया, अल्कोहल फॉर्म हो गया। क्योंकि NH2 भी रिड्यूस हो गया है तो इसकी ये एक और वैलेंसी कम हो गई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। मतलब टोटल कितने H यूज हो गए, 1 2 3, काउंट करते रहना, 3 H यूज हो गए। बाकी NH2 के साथ भी एक H जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, NH3 रिमूव हो गया, तो टोटल कितने H यूज हो गए, 4। तो 4H यहाँ से LiAlH4 ने 4H दिए, तो ये अल्कोहल और अमोनिया बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिड्यूस करता है। तो देखो जो Na(C2H5OH) लिया था उसने एमाइड को किस में कन्वर्ट किया था, फर्स्ट डिग्री एमीन में, और वहीं LiAlH4 ने इसको किस में कन्वर्ट किया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों का काम अलग अलग है, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन दोनों का वर्क अलग अलग है। अब पांचवी प्रॉपर्टी है और लास्ट, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसकी आपको लैंग्वेज भी लिखवा दिया, आगे आप भी लिख लेना खुद से। तो देखो एमाइड ऑन रिएक्ट विद Br2 प्लस KOH, जो एमाइड है वो Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करके फर्स्ट डिग्री एमीन देती है। तो फर्स्ट डिग्री एमीन बनाने की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। तो फर्स्ट डिग्री एमीन देती है विद 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट एमाइड।
मतलब एमाइड के पास जितने कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन का एमीन बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। RCONH2 यानी कि एमाइड जो लिया हमने उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, Br ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन और KOH, मतलब बेसिक सॉल्यूशन लेना है Br2 का। तो देखो Br2 प्लस KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, RCO, ये जो यहाँ से ये CO भी निकलता है और ये CO निकले यहाँ से, ये पूरा का पूरा CO आपको निकाल दे तो ये CO निकल जाएगा और किसके फॉर्म में निकलेगा वो यहाँ देखोगे अभी। तो RNH2, R और CO निकला तो R और NH2 बचा, मतलब हमारी एमीन तो बन गई, ये फर्स्ट डिग्री एमीन आ गई। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है देखो, इसमें से 2 Br और 2 K मिलके 2 KBr निकाल लेते हैं और यहाँ हमने 4 मॉलिक्यूल ले रखे हैं KOH के, तो 2 K तो यूज हो गए KBr बनने में, 2 Br और 2 K, KBr निकल गए 2 मॉलिक्यूल, बाकी 2 K बचे और 2 O और एक यहाँ से O, यानी कि टोटल 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 2 किसके मॉलिक्यूल, पोटेशियम के और एक कार्बन का, क्या निकाल देंगे K2CO3, K2C और ये O3, तो K2CO3 निकाल देंगे। ठीक है, और बाकी देखो इसके पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बचे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बचे, ऑक्सीजन, तो ये 2H2O मॉलिक्यूल निकाल देंगे। ठीक है, तो देख लेना बैलेंस करके इक्वेशन सही हो रहा है। तो RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH इक्वल टू क्या हो जाएगा, RNH2 प्लस 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो ये एमाइड से फर्स्ट डिग्री एमीन बन गया। अब देखो ये 1 लेस कार्बन, यहाँ देखो एक कार्बन ये है और एक R में भी कार्बन होगा, कोई भी ना कोई एल्किल ग्रुप ही तो है, 2 कार्बन है यहाँ और यहाँ देखो सिर्फ RNH2 एक ही कार्बन है, मतलब एक कम कार्बन का एमीन फॉर्म हो गया। तो ये आपका एमाइड खत्म हुआ, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने सब खत्म कर ली। तो मोस्ट जो था मैंने सब कवर करवा दिया। अब एस्टर है, एस्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो मैं करवा देती हूँ, बाकी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।